चाय की प्याली के साथ खबरों से भरी नई सुबह। देश की राजनीति, आम जन की कहानी। नमस्कार, डीडी न्यूज़ के इस सांकेतिक समाचारों के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं लालचंद्र सिंह और हमारे साथ मौजूद हैं हमारी सहयोगी दीपाली। तो हम बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। G7 समिट के महत्वपूर्ण वैश्विक मंच पर पीएम मोदी ने भारत का दृष्टिकोण किया साझा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को वाराणसी में किसानों के साथ करेंगे संवाद। 2 करोड़ से भी ज्यादा किसान अलग अलग माध्यमों से होंगे शामिल। 20,000 करोड़ रुपए की किसान सम्मान निधि जारी करेंगे पीएम। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी जानकारी। भाजपा करेगी पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गठित की टीम। त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब के नेतृत्व में टीम करेगी घटनास्थल का दौरा। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में भीषण हादसे में गई 13 लोगों की जान। 24 यात्रियों से भरा एक टेम्पो ट्रैवलर अलकनंदा नदी में समाया। घायलों को ऋषिकेश एम्स और जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आगाज। सप्ताह भर चलने वाले महोत्सव के दौरान 59 देशों की 314 फिल्में की जाएंगी प्रदर्शित। उद्घाटन फिल्म का दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और पुणे में भी प्रदर्शन। और खेल की खबरों में आईसीसी T20 विश्व कप के अंतिम लीग मैच में आज फ्लोरिडा में भारत का सामना कनाडा से। दक्षिण अफ्रीका ने रोमांचक मुकाबले में नेपाल को 1 रन से दी मात, तो वहीं युगांडा को न्यूजीलैंड ने 9 विकेट से हराया। ये थी हेडलाइंस और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौट आए। उन्होंने G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में हिस्सा लिया और ग्लोबल साउथ की चिंताओं को प्राथमिकता दी। पीएम मोदी ने जिन मुद्दों को अपने संबोधन में जगह दी, उन पर विश्व के बड़े देशों ने अपनी सहमति व्यक्त की। उन्होंने इस दौरान विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय मुलाकातें भी की। तीसरी बार प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद इटली की पहली विदेश यात्रा पर पीएम मोदी के नेतृत्व की वहां मौजूद सभी राष्ट्राध्यक्षों ने प्रशंसा की। एक के बाद एक तमाम राष्ट्राध्यक्षों से द्विपक्षीय मुलाकातों के दौरान उन्होंने पीएम मोदी को बधाइयां दी, जिसके बाद पीएम मोदी ने सभी के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। द्विपक्षीय मुलाकातों के दौरान बातचीत का सिलसिला सिर्फ बधाई तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि घरेलू, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों से जुड़े मामलों पर भी पीएम मोदी ने जो रणनीति तय की, उस पर सभी ने अपनी सहमति व्यक्त की। फिर चाहे वो हिंद प्रशांत के क्षेत्र का मुद्दा हो या फिर सभी के हितों से जुड़ा AI, ऊर्जा, पर्यावरण का मुद्दा हो। G7 के मेजबान देश इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी के साथ पीएम मोदी की मुलाकात काफी खास रही। उन्होंने भारत को जो प्रमुखता दी वो तस्वीरों के माध्यम से साफ देखी जा सकती है।
दोनों नेताओं ने कई मुद्दों पर विस्तार से बात की, जिनमें वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन के अंतर्गत समन्वय पर ध्यान देने के साथ ही ऊर्जा पारागमन में सहयोग के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर का स्वागत किया गया। यह स्वच्छ और हरित ऊर्जा में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देगा। उन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में संयुक्त अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए 2025 से लेकर 2027 के लिए सहयोग के नए कार्यकारी कार्यक्रम पर भी प्रसन्नता जताई। पीएम के साथ द्विपक्षीय मुलाकात करने वालों में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों शामिल रहे। इन सभी मुलाकातों के दौरान वैश्विक पटल पर भारत के उभरते प्रभाव को रेखांकित किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दुनिया में बढ़ते भारत के प्रभाव के साथ सभी ने जुड़ने की इच्छा जाहिर की। पीएम ने भी G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में कहा था कि प्रौद्योगिकी को सफल बनाने के लिए उसे मानव केंद्रित दृष्टिकोण के साथ तैयार किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में उन्होंने सार्वजनिक सेवाओं की डिलीवरी के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने में भारत की सफलता का उल्लेख किया। दुनिया में इस समय जो उथल पुथल चल रही है, इन सारे हालातों में केवल एक ही देश है भारत, जो अगले 5 वर्षों के लिए स्टेबल दिखता है पॉलिटिकली और स्टेबल दिखता है इकोनॉमिक ग्रोथ से। बाकी जितने G7 के देश हैं, वहां पे बाइडन हो गए, ऋषि सुनक हो गए, मैक्रोन हो गए, श्लॉस हो गए, इन सब की अपने देश के अंदर ही अपनी हालत खस्ता है। ऐसे में भारत एक स्टेबल पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट एरिया है, सबसे बड़ी पॉपुलेशन है दुनिया की, सबसे बड़ी मार्केट है, सबसे तेज इकोनॉमिक ग्रोथ है। प्रधानमंत्री ने भारत में ऊर्जा परिवर्तन संबंधी कार्यों पर विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि उसका दृष्टिकोण उपलब्धता, पहुंच, किफायत एवं स्वीकार्यता पर आधारित है। उन्होंने कहा कि भारत साल 2070 तक नेट जीरो यानी शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में काम कर रहा है। उन्होंने भारत के मिशन लाइफ का उल्लेख करते हुए वैश्विक समुदाय से विश्व पर्यावरण दिवस पर वृक्षारोपण अभियान एक पेड़ मां के नाम अभियान में शामिल होने और इसे व्यक्तिगत दिलचस्पी एवं वैश्विक जिम्मेदारी के साथ एक जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। आउटरीच सत्र की सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि प्रधानमंत्री ने ग्लोबल साउथ और विशेष रूप से अफ्रीका की चिंताओं को प्राथमिकता देने का आह्वान किया। उन्होंने याद दिलाया कि यह भारत के लिए सम्मान की बात है कि उसकी अध्यक्षता में G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री स्वदेश लौटे। आगे हम बुलेटिन में आपको और भी बड़ी खबरें दिखाएंगे, लेकिन अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। देखो यार, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब फोटो पे हार चढ़ जाए और फैमिली का फ्यूचर, बच्चों की पढ़ाई खतरे में पड़ जाए। तो आज ही पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराओ, सिर्फ 525 रुपए महीने से शुरू। तेरी होने वाली मदर इन लोग कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं विशेष समाचारों का बुलेटिन। आगे की खबरों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल सुबह 11 बजे एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति और अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी।
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। उनकी ये सौजन्य भेंट उपराष्ट्रपति के आवास पर हुई। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस मुलाकात के दौरान विभिन्न विषयों पर सार्थक संवाद हुआ। और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को काशी से 9 करोड़ 3 लाख किसानों के खाते में लगभग 20,000 करोड़ रुपए की राशि अंतरित करेंगे। इसके साथ ही देश भर में 50 जगहों पर आयोजित कार्यक्रम में कई मंत्री भाग लेंगे और वहां उपस्थित किसानों से वर्चुअली संवाद भी करेंगे। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी 9 करोड़ 3 लाख किसान भाई बहनों के खाते में लगभग 20,000 करोड़ रुपए की राशि डालेंगे और उस दिन अन्नदाताओं की खुशहाली के साथ विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि का श्री गणेश हो रहा है। प्रधानमंत्री जी के साथ उनका कार्यक्रम तो काशी में होगा। काशी के कार्यक्रम के साथ ही देश में अलग अलग स्थानों पर 50 हमने विशेष रूप से चिन्हित किए हैं, जहां अलग अलग केंद्रीय मंत्री जाएंगे, वर्चुअली कार्यक्रम से जुड़ेंगे और वहां जो एकत्रित किसान होंगे उस कार्यक्रम के लिए उनसे वो संवाद भी करेंगे। लगभग 2 करोड़ किसान फिजिकली और वर्चुअली इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। अगली खबर, पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा के संबंध में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव के नेतृत्व में एक टीम गठित की है। इस टीम में बिप्लब कुमार देव के साथ साथ वरिष्ठ भाजपा नेता और सांसद रविशंकर प्रसाद, राज्यसभा सांसद ब्रजलाल और सांसद कविता पाटीदार शामिल हैं। पार्टी की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि हमने अभी अभी भारत के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा चुनाव संपन्न होते देखे हैं। राष्ट्रीय चुनाव के साथ हुए विधानसभा चुनावों में से 2 राज्यों में सत्ता का हस्तांतरण भी हुआ। यह सब शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है। पश्चिम बंगाल को छोड़कर, जो चुनाव के बाद की हिंसा की चपेट में है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मूक दर्शक बनी हुई हैं, जबकि उन्हीं की पार्टी के अपराधी विपक्षी कार्यकर्ताओं और मतदाताओं पर हमला करते हैं और उन्हें डराते हैं। ऐसे में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल का दौरा करने और स्थिति का तत्काल जायजा लेने और आगे की रिपोर्ट देने के लिए इस समिति का गठन किया है। और आम चुनाव के बाद हुई हिंसा के पीड़ितों को राजभवन में प्रवेश नहीं देने के मामले पर बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि उन्होंने पहले ही पुलिस आयुक्त को एक पत्र लिखकर हिंसा के विरोध में राजभवन के सामने धरना देने की अनुमति मांगी हुई है। उन्होंने कहा कि वो कल शाम को हिंसा में पीड़ितों के साथ राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। হচ্ছে মহামান্য রাজ্যপাল মহোদয় তার কাছে যাওয়া নিয়ে যে ঘটনা এবং গতকালের রায় জানেন, আমি আমার অফিস থেকে মহামান্য রাজ্যপালের অফিসে জানিয়েছি আগামীকাল তিনি যদি সেকেন্ড হাফে কোনো টাইম নির্দিষ্ট করেন অ্যাজ পার হিজ কনভিনিয়েন্ট, তাহলে আমি 100 জন ভিকটিমকে নিয়ে ওনার সঙ্গে মিট করব। और वहीं केंद्रीय मंत्री सुकांतो मजूमदार ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान हुई घटनाओं में हिंसा के पीड़ितों के राज्यपाल से ना मिलने देने की घटना को लोकतंत्र का शर्मसार करने वाली घटना है। देखिए, गवर्नर साहब ने सही सवाल उठाया है, क्योंकि जिस तरीके का विषय आया है कि आप जो विक्टिम है उनको मिलने नहीं दे रही है, गवर्नर को गवर्नर हाउस से निकल के जाना पड़ा, तो ये तो डेमोक्रेसी को शर्मसार कर देने वाली बात है। डेमोक्रेसी में गवर्नर कस्टोडियन है कॉन्स्टिट्यूशन का, वहाँ तक भी अगर पहुँच नहीं पाए विक्टिम, तो ममता बनर्जी चाहती क्या है
जो लोग बीजेपी करते हैं वो क्या डूब मरे, सुसाइड कर ले? तो अगर ऐसा है तो मुख्यमंत्री जी एक बार बोल दे सामने आकर, सब बीजेपी वाले सुसाइड करने लगेंगे उनके घर के सामने जाके। अगली खबर, केंद्रीय भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री HD कुमारस्वामी ने स्पष्ट किया है कि अमेरिकी सेमीकंडक्टर फर्म माइक्रोन के संबंध में उनकी कथित टिप्पणी को गलत तरीके से पेश किया गया। कुमारस्वामी ने कहा कि सेमीकंडक्टर एक रणनीतिक उद्योग है। यह इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल विनिर्माण के लिए एक बुनियादी आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि ये दोनों क्षेत्र काफी संख्या में रोजगार का सृजन करते हैं। खबर उत्तर प्रदेश से। गोरखपुर में राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के विकास और कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को निर्देश जारी किए। इससे पहले भी मुख्यमंत्री ने वाहनों में प्रेशर हॉर्न पर रोक लगाने के लिए निर्देश जारी किए थे। साथ ही उन्होंने VIP फ्लीट में भी गाड़ियों में एक तय ध्वनि सीमा के साथ ही हूटर बजाने के लिए निर्देश जारी किए थे। प्रेशर हॉर्न और हूटर से संबंधित सूचना मिलने पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। आगे देखेंगे कुछ और बड़ी खबरें, उससे पहले एक और छोटा सा ब्रेक। अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। MDH। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात राजधानी दिल्ली में मचे पानी के लिए हाहाकार की। दिल्ली का जल संकट दिन ब दिन गहराता ही जा रहा है। साथ ही इस मुद्दे पर राजनीति भी तेज होती जा रही है। भाजपा की दिल्ली इकाई के कार्यकर्ताओं ने आज सुबह दिल्ली की जल मंत्री आतिशी के घर के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों के हाथ में खाली मटके थे, जो कि दिल्ली की इस समस्या के प्रतीक बने। प्रदर्शनकारियों ने इस मौके पर कहा कि दिल्ली सरकार पानी की समस्या को सुलझाने में पूरी तरह नाकाम रही है। और दिल्ली में पानी की समस्या को लेकर हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी ने बात की गोविंदपुरी के निवासियों से। उन्होंने बताया कि पानी की समस्या बहुत गहरी हो चुकी है और लोग बहुत परेशान हैं। पानी नहीं आ रहा है और जहां पानी आ भी रहा है वहां गंदा आ रहा है। दिल्ली में लगातार पानी की समस्या बनी हुई है और जगह जगह जो है पानी को लेकर धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं, उनसे बात करते हैं। दिल्ली सरकार कह रही है कि हम अभी पर्यावरण को सही करेंगे, पौधरोपण करेंगे। पानी की समस्या से जो कितनी विकराल है, क्या इस पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है? पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। पानी बिल्कुल खारा पानी आ रहा है, मीठा पानी बिल्कुल मिल ही नहीं रहा और हम बहुत परेशान हैं। अब हमारा मकान भी नमक के पानी से बना मकान, बोरिंग के पानी से बना मकान। वो कह रहे हैं कि वृक्षारोपण करेंगे, पर्यावरण ठीक करेंगे, लेकिन पानी की समस्या है, ध्यान भटकाने वाली बात है ये। जी हाँ, ध्यान भटकाने वाली बात है। पानी की समस्या बहुत है दिल्ली में और पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है। लोग इतने परेशान हैं कि मतलब हद से ज़्यादा हो गया है यहाँ दिल्ली में। इतनी परेशानी हो रही है कि लोगों को रात रात को जागना पड़ रहा है। हम लोग खुद जाग रहे हैं गोविंदपुरी में रह के। रात को 2 बजे 2:30 बजे कई बार आता है। कारपोरेशन का तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है और जो ट्यूबवेल्स हैं, ट्यूबवेल्स का पानी भी रुक रुक के कभी कभी आता है। मतलब कह रहे हैं कि पानी की समस्या हो रही है, पीछे से पानी नहीं आ रहा है। तो मतलब ऐसी प्रॉब्लम बता के तो वो मतलब हमारा ध्यान बटा रहे हैं कि हाँ भी ऐसे पानी की समस्या नहीं है, अभी पीछे से ही है। तो हम चाहते हैं कि दिल्ली में पानी आना चाहिए और पानी की समस्या दूर होनी चाहिए। बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है पानी की। पानी खारा पानी आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है। हम लोग भरते हैं पानी, काला एकदम काला पानी आता है। अब बताइए किस तरह समस्या झेल रही है पानी को लेकर आप दिल्ली में?
भाई हम तो बहुत ज़्यादा समझ लिया, चल कभी डब्बे लाके उधर गए, कभी डब्बे लाके उधर गए, कहीं ने करके ठोकर मार दी डब्बे में, तो ऐसा मन दुखता है, बता ही नहीं सकते। दिल्ली में जिस तरीके से लगातार पानी की समस्या बनी हुई है, उस पर कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि गोविंदपुरी जो क्षेत्र की महिलाओं का कहना है कि ये समस्या जो है लगातार बनी हुई है और इस गर्मी में उनका पानी की कमी के कारण जीना मुहाल हो गया है। अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, दिल्ली। और दिल्ली में पानी की समस्या को लेकर दिल्ली सरकार के विरोध में कांग्रेस ने भी मटका फोड़कर प्रदर्शन किया। प्रॉपर एक्शन प्लान तैयार होना चाहिए, जनता तक पानी पहुंचना चाहिए, स्वच्छ जल पहुंचना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं हमने महसूस किया कि ये सरकार उस समय सोती रही और आज जब पानी की समस्या बहुत गहरी हो गई है, लोग बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं, तब ये एक दूसरे को ऊपर लांछन लगाते हुए कहीं ना कहीं नूरा कुश्ती खेलने का काम कर रहे हैं। इन सब के बीच भाजपा के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने दिल्ली में चल रहे पानी के संकट के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों को घेरा। पूनावाला ने आरोप लगाया कि ये दोनों पार्टियों की मिलीभगत है। कांग्रेस का भांडा फोड़ हो चुका है, तो अब वो मटका फोड़ का ड्रामा कर रही है। कांग्रेस पार्टी से पूछिए कि ये वाटर क्राइसिस कल की नहीं है, ये पूरे चुनाव में वाटर क्राइसिस रहा, क्योंकि समर शुरू हो चुका था। ये दिल्ली में स्थिति इसलिए बनी है क्योंकि 10 वर्षों में आम आदमी पार्टी ने कोई काम नहीं किया है सिवाय भ्रष्टाचार के। दिल्ली जल बोर्ड में 80,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया, जिसकी वजह से ना नई पाइपें बिछ पाई, ना क्लीनिंग हो पाई, जिसकी वजह से 50% पानी जो है वो वेस्ट होता है। हरियाणा, हिमाचल, अलग अलग जगहों से जो पानी आता है वो ठीक मात्रा में आता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। पर उसके बाद वाटर टैंकर माफिया को आम आदमी पार्टी के नेताओं ने संरक्षण दिया। पानी घोटाले में हर टैंकर पर कमीशन आम आदमी पार्टी के नेताओं की जेब में जाता है। अगली खबर, भाजपा के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, कांग्रेस 99 पर क्या पहुंची, देश में आतंकवादी समूह फिर से सक्रिय हो गए हैं। फैजाबाद में बीजेपी की हार पर विपक्ष जश्न मना रहा है और अब जैश-ए मोहम्मद ने राम मंदिर को उड़ाने की धमकी दी है। कांग्रेस की तरह उन्हें भी जल्द ही एहसास होगा कि 99 पर कोई केवल नैतिक जीत का ही दावा कर सकता है, सरकार बनाने का नहीं। आतंकवादी संगठनों को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। अगली खबर कर्नाटक से, जहां विपक्ष के नेता आर अशोक ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार येदियुरप्पा के खिलाफ नफरत की राजनीति कर रही है। राज्य में 2 मुख्यमंत्री एक दूसरे को हटाने का इंतजार कर रहे हैं। यहां 2 गृह मंत्री हैं जिनकी राज्य के विकास में कोई रुचि नहीं है। राज्य सरकार येदियुरप्पा के खिलाफ नफरत की राजनीति कर रही है। नफरत की ये राजनीति पहले नहीं थी, ये पहले आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में थी, लेकिन अब ये नफरत की राजनीति कर्नाटक में आ गई है। 2 मुख्यमंत्री एक दूसरे को हटाने का इंतजार कर रहे हैं। राज्य में 2 गृह मंत्री हैं, उन्हें राज्य के विकास में कोई रुचि नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है। ये सरकार टैंकर मालिकों से पैसा इकट्ठा कर रही है और इसे हाईकमान तक पहुंचा रही है। कर्नाटक में यही हो रहा है और राज्य को नुकसान हो रहा है। एक दुखद हादसे की खबर, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में हुए भीषण हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब 26 यात्रियों से भरा एक टेम्पो ट्रैवलर अलकनंदा नदी में जा गिरा। घटना के बाद राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। गंभीर रूप से घायलों को ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया है, जबकि अन्य का इलाज रुद्रप्रयाग के जिला अस्पताल में चल रहा है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में हुई सड़क दुर्घटना पर अपनी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा,
रुद्रप्रयाग उत्तराखंड में एक सड़क दुर्घटना में अनेक लोगों की मृत्यु होने का समाचार दुखद है। मैं शोक संतप्त परिवारजनों के प्रति गहन संवेदना व्यक्त करती हूं और घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी रुद्रप्रयाग में हुई सड़क दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने एक्स पर अपने संदेश में कहा, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में हुई सड़क दुर्घटना का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। मेरी संवेदनाएं इस हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों के साथ हैं। स्थानीय प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं और घायलों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। ईश्वर से घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। अगली खबर छत्तीसगढ़ से, जहां महाराष्ट्र की सीमा से सटे नारायणपुर के अबूझमाड़ इलाके में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में सुरक्षा बल के जवानों ने 8 माओवादियों को मार गिराया है। मुठभेड़ में एसटीएफ का एक जवान भी शहीद हो गया है, तो वहीं इस मुठभेड़ में एसटीएफ के 2 जवान घायल हुए हैं। घायल जवानों की स्थिति सामान्य और खतरे से बाहर है। वहीं नक्सलियों के पास से बड़ी संख्या में नक्सली सामान, इंसास राइफल्स, 303 राइफल, बीजीएल, लॉन्चर सहित भारी मात्रा में हथियार और अन्य नक्सल सामग्री बरामद की गई है। सुरक्षा बल के जवानों को सूचना मिली थी कि कुतुल, फरसबेड़ा, कोड़ता-मेटा इलाके में भारी संख्या में नक्सली मौजूद हैं। इसी सूचना के बाद बस्तर संभाग के जगदलपुर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव और कांकेर से डीआरजी और एसटीएफ के करीब 1400 जवानों को ऑपरेशन के लिए तैनात किया गया था। पिछले 3 दिनों से नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा था। इस साल जनवरी से अब तक 161 दिनों में सुरक्षा बल के जवानों ने 141 नक्सलियों को ढेर किया है। और इस समय हम आपको सीधे लिए चलते हैं मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के समारोह में। सीधे चलते हैं इसी समारोह में। Across the world. Now we kindly request you to take your seats and witness the celebration of this opening ceremony. Ladies and gentlemen, to start off the 18th edition of the Mumbai International Film Festival, we are proud to announce the screening of our signature film. Let's unveil the enthralling spirits of this festival.
The signature film we've just witnessed truly encapsulates the essence of MIFF, promising a treasure of experiences throughout this event. Over the past 2 years, the industry has been bereaved of such talented people who have touched countless hearts. It is time to honor the legacy and respect the contribution of those who have left an indelible mark on our industry. The homage film is a tribute to all of them whose art lives on, immortalizing their work. Those were the gems, the incomparable ones. In famous poet Mir Taqi Mir's words, "Mad sehel hame jano, फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं." Please join us for this deeply moving and special screening. कोयल की कूकू और परियों को जैसे इन मंदिरों के बनाव सिंगार में एक साथ उतार दिया है। मैं तो देखकर ठगा सा रह गया। पूत भी बेपनाह खूबसूरत। Fully in the power of their example. Wherever they go, whatever they do. And minorities, basically anyone who would be willing to listen and to live on hope. Corona ni thombosi. Na kita. কথা বলিও না, খড়গ আমার কাছে চুরি করিয়া রাখিয়াছি। পলায়ন করো আমার পাশে। That was echoing in my body, in my brain, and regained my job as somebody who was there to record whatever these people chose to do to themselves. This is Cambodia's human hemorrhage. The road people, hungry, sick, dislocated. They crowd the roads trying to find their way home to villages. Satya walks to work to save train fare. And because there is so much to see in Bombay's busy streets and bazaars, Ama birbirleri için büyük bir sevgileri var. Büyük bir aşk. पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। Thank you, ladies and gentlemen, for this round of applause for the legends. The journey of Mumbai International Film Festival started 34 years back. 1990 में बॉम्बे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल यानी BIFF के नाम से रखा हुआ पहला कदम आज 2024 में MIFF के रूप में एक पूरी जीवंत यात्रा है। Let's now revisit some pivotal moments of this remarkable journey, ladies and gentlemen. The Indian documentary film is finally
receiving the recognition it richly deserves. Logo of an eye. I look at everybody from the eyes of fact. Just totally delighted to be here in Bombay. I find the people so very warm, and the festival is fantastic. Enjoy the festival very much, to meet people, you know, to have the whole world here. The important thing about documentaries and documentary festivals is that it allows a kind of interchange of people and ideas and emotions and films too, but it's the kind of co-productions that we can do with our hearts and our minds and our eyes that really makes festivals important. Festivals important. Because it's an international film festival, you have films that come from different parts of the world. And that itself is good enough for people to measure their own work. Mumbai International Film Festival has given an opportunity to all the filmmaking students to screen their films. MIF was one festival which was like a staple diet for us who are film enthusiasts, who are film students who just finished their film school studies. This was our only hope. We came all the way from the Faroe Islands, so I traveled for 22 hours to come here. As a platform, we are always looking for great stories. This year, our aim in Mumbai International Film Festival was to create an ecosphere for the documentary market. Dear friends and esteemed guests, the 18th Mumbai International Film Festival has come a long way, and we proudly present the Highlights film, which is a captivating montage that captures what MIF 2024 has to offer. In a world dominated by commercial blockbusters, there exists a realm of cinema that delves deeper, capturing the essence of human life, art and culture. These are the films that may not see the glittering lights of commercial theatres, but they shine brightly at the Mumbai International Film Festival. Established in 1990 as the Bombay International Film Festival, BIFF, today known as MIFF, MIF, has evolved into a dynamic platform that proudly stands as the oldest and largest film festival in South Asia dedicated to documentary, short fiction and animation films. The 18th edition of MIF, scheduled to take place from June 15th to June 21st, 2024, organized by the Ministry of Information and Broadcasting through the National Films Development Corporation of India. With films of 59 countries in 61 different languages, the festival will showcase a total of 314 films in both competition and non-competition categories, offering recognition and a total cash prize of Rs 42 lakhs. This year, MIF extends its reach beyond Mumbai with simultaneous screenings in Delhi, Kolkata, Chennai and Pune.
The 18th MIFF will feature several important screenings happening for the first time in India, including 8 world premieres, 5 international premieres, 18 Asia premieres and 21 Indian premieres. MIFF is more than just a film festival. It's a hub of activity and interaction. Let's witness an array of spectacular events that will redefine the essence of film festivals. Attendees will be transported on a mesmerizing journey of cinematic evolution as they witness the grandeur of the opening ceremony. International competition featuring 25 international selections will showcase the finest documentaries, short fiction and animation films from around the world competing for top honors. In the national competition, the Fest proudly presents 77 national selections across various categories, including 6 special entries for India in Amrit Kaal selections. In the special segment of Best of the Fest, a package of 12 Oscar films will be screened, offering a glimpse into world-class cinema. Country-focused package from 7 countries that provide unique cultural insights will also find its place in the festival. Industry professionals will converge at the first ever Film Doc Bazaar. Networking, pitching and screenings will pave the way for powerful narratives to reach audiences worldwide. Guests will सीधा प्रसारण आप मुंबई से देख रहे थे, जहां पर 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आगाज़ हुआ और इस अवसर पर वहां पर ख़ासतौर पर सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन भी वहां पर मौजूद थे और ये प्रेजेंटेशन दिया जा रहा था कि क्या कुछ इस समारोह का इतिहास रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।